नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको आपराधिक कानून में होने वाले बदलाव की जानकारी देंगे। अंग्रेजों के जमाने के कानून समाप्त होंगे। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए, जो अब कानून बन गए हैं। ये बिल इंडियन पीनल कोड आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से जुड़े हैं। यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। अपराध प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की जाएगी और साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होगा। आईपीसी में अभी 511 धाराएं हैं। इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद इसमें 356 धाराएं बचेंगी, यानी 175 धाराएं बदल दी जाएंगी। 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं समाप्त होंगी। इस तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 समाप्त होंगी। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो बबीता जी, आपको कानून में बदलाव से जुड़े तमाम पहलुओं की आज जानकारी देने वाली हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी कानूनी सवाल है तो आप भी फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। आपराधिक कानून में बदलाव की जानकारी आज आपको हमारे विशेष कार्यक्रम में मिलने वाली है। तो इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। आपराधिक कानून में बदलाव की जानकारी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अधिवक्ता बबीता झा जी इस विषय में आज हमें जानकारी देने वाली हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि राजद्रोह कानून को खत्म किया गया है। सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। इसके बारे में बताएं और पहले क्या स्थिति थी और अब क्या कुछ प्रावधान है। मैम, ये आईपीसी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेक्शन था, प्रोविजन था, और ये इस सेक्शन से पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। इसमें जजमेंट के द्वारा रोक लग गया था, ये कानून लागू नहीं था। अभी जो है कि सेडिशन जो था वो सरकार के अगेंस्ट था। जो कि तिलक, गांधी सहित बहुत लोगों पर ये किया गया, ये यूज किया गया था। हमारे स्वतंत्रता जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन पे, इसलिए कुछ ज्यादा ही इनफेमस हो गया था। और बाद में इधर कई पत्रकारों पर इसका यूज किया गया था, जो कि पब्लिक के लिए काम करते थे, उन पर भी ये यूज किया गया था। तो इसका मिसयूज होने के कारण इसका मेन रूप से विरोध किया जा रहा था। तो इस में इसको सेडिशन वर्ड हटा दिया गया है। अब ये राष्ट्रद्रोह नहीं रहा, राष्ट्रद्रोह हो गया, देश के लिए जो द्रोह है। इसमें सरकार को हटा के भारत वर्ड जोड़ दिया गया है। यही बेसिक डिफरेंस आया है। कानून भी वही है, उसका जो डेफिनेशन था वो भी यही है। सरकार के बदले अब राष्ट्र आ गया है। सरकार का हो सकता है मिसयूज हो सकता है इसका भी, लेकिन अभी तक जो था कि सरकार के विरुद्ध कोई ऐसी बातें बोलते थे जो सरकार की बदनामी होती थी, तो उसको भी राजद्रोह में डाल दिया जाता था। जैसे पत्रकार लोग ज्यादा थे कि सरकार की आलोचनाओं को इसमें कैटेगरी में डाल दिया जाता था। अब इसको आलोचना को नहीं, अगर किसी को सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए या देश के में अशांति को बढ़ावा देने वाला अगर किसी को भड़काया जा रहा है, कोई ऑर्गेनाइज रूप से कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और इसके आर्थिक नीति, आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, आर्थिक भी ऐड किया गया है। पहले सशस्त्र के लिए ही एक लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था, लेकिन इसमें आर्थिक को भी जोड़ा गया है। ये 4 कैटेगरी हो गए जो राष्ट्र के अगेंस्ट।
पब्लिक को अगर किया जाता है कि ऐसा कोई जो पब्लिक में अनरेस्ट पैदा करता है, अपने राष्ट्र के विरुद्ध भड़काता है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही आया है कि सरकार के बदले अब राष्ट्र वर्ड आ गया है, भारत वर्ड यूज किया गया है सामने। जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे बबीता जी कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या परिभाषा है और कितनी सजा है? मैम, यहाँ पर जो पहली बार बनाया गया है आईपीसी में, नेशनल लेवल पर, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट था जो इसको यूएपीए कहते हैं। उस एक्ट में ऑलरेडी ये था, स्पेशल एक्ट था वो, जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम को और टेररिज्म को एड्रेस करता था। बाद में स्टेट लेवल पर कई बने हुए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसा पहली बार है कि इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। और इसमें जैसा कि राजद्रोह वाले में था 4 वर्ड था, वो यहाँ भी इंक्लूड है। यहाँ 2 और डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया है कि अगर पब्लिक की शांति को, पब्लिक ऑर्डर जो है, जिसको कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहेंगे, पब्लिक शांति को भंग किया जाता है और कोई ऐसा एक्ट किया जाता है कि पब्लिक में एक डर पैदा हो जी, उस को टेररिज्म में डिफाइन किया गया है। इसके लिए पनिशमेंट जो है, अगर डेथ हो जाती है, कोई टेररिज्म का एक्ट किया जाता है, उसके फलस्वरूप और किसी की डेथ होती है तो 10 ईयर मिनिमम पनिशमेंट है, 10 लाख तक का ये जुर्माना है। अगर डेथ नहीं होती है लेकिन अटेम्प्ट किया जाता है, ऐसा कोई काम किया जाता है, तो 5 ईयर तक का पनिशमेंट है। पहले 3 साल तक था अगस्त वाले में, लेकिन जो दिसंबर वाले में एक्ट में है उसमें 5 साल तक कर दिया गया है, जिसको BNS से सेकेंड बोलते हैं जी। कई और चीजें आपसे समझना चाहते हैं। मैम, ये बताइए कि संगठित अपराध के लिए नई धारा जोड़ी गई है, किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि आपने जो बताया वो तो बड़े बड़े एक्ट हैं और वो हम ऐसे एंटी टेररिज्म में भी इसे इंक्लूड कर सकते थे या देशद्रोह में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऑफेंस है जिनको एक ऑर्गेनाइज करके किया जा रहा है। जैसे कि कुछ स्टेन स्नैचर होते हैं, एक ग्रुप होता है या कोई छोटी चीज स्नैच करते हैं। इवन की इधर रिसेंटली कुछ ज्यादा न्यूज में रहा था, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं जी, कई लोग के ग्रुप के रूप में ये काम करते हैं, उन सबको पहली बार इसमें क्राइम में बना गया है। स्टेन स्नैचर ऑर्गेनाइज होकर कुछ ग्रुप बना के जो भी काम किया जाए, चोरी, डकैती, स्नैचिंग से लेकर पेपर लीक करना तक, सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, इसका बेसिक एक और है, इसमें अलग सेक्शन है उसके लिए, लेकिन इसी का मैं पार्ट मानती हूँ कि पहले बच्चों को इंक्लूड करना अलग से कोई प्रोविजन नहीं था इसके लिए जी। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्नैचर्स या छोटी मोटी चोरियों के लिए लोग बच्चे को यूज करते हैं और उसको अलग से इसमें एड्रेस किया गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि पहले बच्चों को आप उसको में डाल देते थे या कहीं और करके किसी तरह उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते थे, प्रोटेक्ट करने की, लेकिन अलग से अगर बच्चों का यूज कर रहा है कोई बड़ा, क्योंकि बच्चों के लिए कम पनिशमेंट है, तो उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं था। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें ये बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं और इसमें जो एक लिस्ट बनाया गया है, हो सकता है आगे और भी इसमें लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसे लिस्ट जो बना दिया गया है छोटे छोटे क्राइम जो कि पहले एक जनरल प्रोविजन में इंक्लूड होता था, उसको एक ऑर्गेनाइज या सिंडिकेट रूप में किया गया है। इस टाइप के प्रोविजन हमारे पास स्पेशल पहले भी थे, जैसे मकोका या इस टाइप के जो थे एक्ट थे, लेकिन नेशनल लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से इसको एडजस्ट करने का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैं सोचती हूँ बहुत जरूरी था ये करना, ये कोशिश बहुत जरूरी थी, मच नीडेड था ये जी। कई और चीजें हैं जो बेहद जरूरी भी थी। आपसे समझना चाहेंगे कि गैंगरेप के लिए सजा सख्त की गई है, इसके बारे में भी बताएं कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो सजा क्या होगी, और इसके साथ ही मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इन सभी प्रावधानों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे।
ऐसा कि जो पुराने थे इसमें बेसिक ज्यादा चेंज नहीं किया, कुछ एडिशन है, कुछ अल्टरेशन है, लेकिन बेसिक चेंज नहीं किया गया। तो क्राइम का जो कैटेगराइजेशन था वो सेम है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट बॉडी, इसी में ये अभी भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसको पनिशमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले जो था कि चाइल्ड के लिए अगर डेथ हो जाती थी और या गैंग रेप के लिए डेथ पेनाल्टी था पहले से भी जी। अभी जो है कि 16, इसमें थोड़ा सा जेंडर के लिए सजेशन भी आया था, कंट्रोवर्सी भी रही है कि इसको 16 से 18, मतलब 12 से नीचे, फिर 12 से 16, 16, 18 ऐसे 3 कैटेगरी विक्टिम्स की बनाई गई हैं। वो यहाँ भी कैटेगरी सेम रखा गया, उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। कहा गया था, ऐसा रिकमेंडेशन आया था कि 18 से नीचे जो भी है सबके लिए सेम पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये कैटेगरी अभी भी बना हुआ है जी। और पनिशमेंट जो है इसके लिए अगर कोई ऐसा कंडीशन है जैसे कोमा में चला जाए, कोई ऐसा डिसेबिलिटी हो जाए लाइफ लॉन्ग के लिए, या डेथ हो जाए, कोई बहुत ही बुरी कंडीशन में आ जाए, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि उसको डेथ पेनाल्टी दे सकता है। बड़े गैंग रेप के कंडीशन में, या अगर छोटी बच्ची या बच्चा, इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, बच्चा में लड़की लड़का दोनों ही इंक्लूड कर दिए गए हैं, आता है तो उसके लिए डेथ तक पेनाल्टी हो सकती है। मिनिमम 10 ईयर है जी। इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। जी मैम, ये बताइए कि शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना ये नया अपराध है और इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है? पहले ये क्या था कि इसमें जो सेक्शन 375 था रेप को डिफाइन करता था, उसी में एक सेक्शन ये था कि अगर कोई लेडी अपना हस्बैंड समझ के किसी को कॉन्सेंट देती है, जबकि वो एक्चुअल में उसका हस्बैंड नहीं है, और ये मेल जो है वो आदमी इस बात को जानता है, उसको रेप में डिफाइन किया गया था। बाद में ऐसा हुआ कि शादी के झांसे में आकर इस टाइप से कई केसेस बनने लगे कि हमने उसको पति समझ के या होने वाला पति समझ के कॉन्सेंट दिया, तो रेप के डेफिनेशन में कई ऐसे केसेस आए, इसका मिसयूज भी हुआ। इस बार इसको अलग कैटेगरी बना के डिफाइन कर दिया गया कि केवल शादी या शादी का प्रॉमिस तक ही इससे संबंधित नहीं रहा, इसमें नौकरी, रोजगार या किसी भी तरह का झूठे प्रॉमिस करके, हालांकि अभी इस पर एक्सप्लेनेशन आना बाकी है, लेकिन इसका जो अभी तो जुडिशरी जो इसको एक्सप्लेन जिस टाइप से किया गया है कि, और जो लॉ बता रहा है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मेल पर्सन है किसी लेडी के साथ रिलेशन बना रहा है, हालांकि दोनों को पता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे कि लड़की खुद ही रिलेशन बनाने के लिए एग्री होती है कि नौकरी में प्रमोशन के लिए किसी रीजन से कुछ गेन करने के लिए, इसको फोर्स नहीं किया जाता है, तो वो कॉन्सेंसुअल हो जाएगा रिलेशनशिप। लेकिन अगर उसको प्रेशराइज करके या ये किसी को जिससे हम बोल सकते हैं बरगला करके, ये प्रेशराइज करके बरगला करके कि तुम्हें ये चीज मिलेगा अगर तुम कॉन्सेंट देती हो तो, या डरा करके, जैसे ये पहले ब्लैकमेल में आता था, इस टाइप से, मतलब इसको एक वाइड एरिया कर दिया गया है कि किसी भी तरह से अगर आपको प्रेशर में डाल के आपसे कॉन्सेंट लिया जाता है, क्योंकि बस यहाँ डिफरेंस एक ऐसा एक्ट है जिसको क्राइम बनाने में केवल कॉन्सेंट ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेंट है तो क्राइम नहीं है, कॉन्सेंट नहीं है तो क्राइम है, लेकिन कॉन्सेंट किस टाइप से लिया गया है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको एक कैटेगरी बना दिया गया है कि यहाँ पर कॉन्सेंट लिया गया है, लेकिन एक प्रेशर में या फ्रॉड करके कॉन्सेंट लिया गया है, इसलिए ये अलग कैटेगरी बनाई गई है जिसको रेप और कॉन्सेंट दोनों के बीच का रखा गया है। जी मैम, ये भी बताएं कि 0 FIR और गिरफ्तारी पर क्या कुछ नए प्रावधान हैं? 0 FIR पहले भी इंक्लूड किया गया था, जो छोटे छोटे लॉ निश्चित ही पुराना था, लेकिन छोटे छोटे अमेंडमेंट होते रहे थे इसमें। तो 0 FIR का मतलब होता है क्या कि इस टाइप से देखा गया था, कोई क्राइम होता था, पुलिस स्टेशन लोग जाते थे, जो विक्टिम थे तो पुलिस बोलते थे कि हमारे, पुलिस वाले बताते थे कि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं आता, आप किसी और जगह जाओ, और वो जुरिस्डिक्शन ढूंढते ही रह जाते थे जो विक्टिम थे। इसके लिए हो गया 0 FIR का प्रोविजन डाला गया। 0 FIR का मतलब होता है कि अगर विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन आता है तो आप वहाँ FIR करोगे, और ये पुलिस की ड्यूटी थी कि जहाँ जरूरत है, जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है वहाँ भेज दे। इस पर डिनाई नहीं किया जा सकता था।
इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट करके इस एक्ट में डाला गया है। इसमें एक चीज और भी बताया गया है कि ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते थे। अभी तक ऑनलाइन एफआईआर नहीं होता था। कुछ केसेस में हम ऑनलाइन ये कंप्लेंट कर सकते थे, जैसे कुछ मिस्टेक्स और कुछ होने पाने का जो होता है इस टाइप के केसेस कर सकते थे। लेकिन एफआईआर जो सीरियस केस होता है उसमें जनरल एफआईआर होता है, उस टाइप का केस हम ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमको जाना पड़ता था। तो ये, और कई बार में पता भी नहीं होता है कि किस एरिया में, कहीं बॉर्डर एरिया में हो तो पता नहीं कौन सा जुरिस्डिक्शन बनेगा। तो अब ऑनलाइन हम कर देंगे और पुलिस जो है उसको 0 एफआईआर करके रजिस्टर कर लेगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पुलिस भेज देगी। हाँ, लेकिन एक कंडीशन अभी भी है कि स्टेट सेम होना चाहिए। अगर मेरा दिल्ली में मैं रहती हूँ, यहाँ कोई क्राइम हो रहा है तो मैं यूपी में जाके नहीं कर सकती। मैं दिल्ली के किसी भी थाने में कर सकती हूँ या ऑनलाइन करवा सकती हूँ, लेकिन वो दिल्ली में ही होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। इसलिए रीजनेबल ही है कि ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। और किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता, लेकिन 0 प्रोविजन यही है, 0 एफआईआर ये होता है कि आपका विदाउट जुरिस्डिक्शन को कंसीडर किए आप कहीं भी विक्टिम जो है एफआईआर करवा सकता है। जी मैम, हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि मामलों के जल्द निपटारे पर सुनवाई के क्या कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। जी, सीआरपीसी जिसको कहते थे पहले, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम हो गया, संहिता हो गया है। इसमें जो सबसे बेसिक प्रोविजन है, सबसे बेसिक चेंज है, यही है कि इसमें टाइम लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है हर स्टेज के लिए। इवन कि डॉक्टर रिपोर्ट्स देंगे, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स देंगे, पुलिस वाले कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, तो लेकर के जज ट्रायल कब करेगा और ट्रायल के बाद जजमेंट कितने दिन में देगा, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, टाइमलाइन फ्रेम कर दिया गया है। और ये बहुत ही जरूरी भी था। और स्पीडी ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई केस में कहा है कि ये लोगों का मौलिक अधिकार है। कि कई बार ट्रायल में ही हमारे यहाँ जो 5.5 लाख है अंडर ये एक्स्ट्रा कैदी हैं हमारे जेल में, मतलब जितनी कैपेसिटी है 103% भरा हुआ है हमारे जेल, उसमें से 70% अंडर ट्रायल है। और अगर उनको जेल में रह रहे हैं, वो अगर बाद में कन्विक्ट नहीं होते हैं, बरी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इतने दिन जो सजा काट ली उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए फेयर ट्रायल को इम्पोर्टेंस दिया गया था पहले से भी। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा शक मुझे लग रहा है कि इसको प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी भी बहुत सारे कानून हैं, जैसे मैट्रिमोनियल कानून है, वहाँ पर बहुत सारे जगह पर टाइम लाइन फ्रेम है, लेकिन प्रैक्टिकल ये हो नहीं पाता है। खुद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में कहा था कि जब ये कि इतने ज्यादा केस हैं, कोर्ट उसको कर नहीं सकता है, उसको टाइम लाइन को फॉलो नहीं कर सकता है, कंप्लायंस नहीं कर सकता है, तब हमें चूज करना पड़ेगा कि हम जस्टिस डिलीवर करें, प्रॉपर जस्टिस दे, या टाइम लाइन फॉलो करें। जी, तो इसलिए यहाँ पर ये अच्छा स्टेप है। और ऑनलाइन जैसे कर दिया गया, कुछ एविडेंस वगैरह भी हमें ऑनलाइन ले सकते हैं, प्रेजेंस हो सकते हैं, इससे हमें शायद इसको स्पीडी करने का ये होगा, बेटर यूज हो सकता है जी। इसलिए स्टेप अच्छा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है जी। आज के विषय से संबंधित इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बबीता झा जी। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।